सो वी वर डूइंग सेल्स, और सेल्स में सेल्स के अलग अलग ऑर्गेनल्स करे थे, और एक डायग्राम ड्रॉ करा था कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ सेल के लिए। उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स थे उनके फंक्शंस लिखे थे कुछ के, और कुछ के पेंडिंग रह गए थे, इफ़ आई एम राइट। सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का फंक्शंस लिख लिया था राम। माइटोकॉन्ड्रियाज, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, इन सब का फंक्शन लिख लिया था। क्या? नहीं लिखा था तो फिर से डिस्कस कर लेते। प्लांट सेल के पहले एनिमल सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स जो थे वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला तो एनिमल सेल में ये बताया गया था। नो सर, कुछ का ही लिखा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का लिखा था, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, राइबोसोम्स लिखा होगा। उसके बाद हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस आप लिख लें। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया is said to be powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell, as it converts food into energy. Since it converts food into energy, that is why it is called as powerhouse of the cell. So that is one aspect of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं सेल के अंदर। सो देर वुड बी मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज, एंड डिफरेंट सेल्स कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज। कुछ सेल्स को या कुछ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज वेरीज विथ द सेल टाइप also, but animal cells and plant cells, they all have mitochondria. This is one aspect of mitochondria, that they are known as powerhouse of the cell as they convert food into energy. Another very important aspect and interesting aspect, and which is relevant from exam, is that mitochondria, they carry DNA. They also carry DNA. This DNA is called as mitochondrial DNA. mtDNA. In short, we write this as mtDNA. mtDNA की खासियत ये होती है कि mtDNA हम सिर्फ अपने मदर से इनहेरिट करते हैं। So we inherit mitochondrial DNA only from the mother's side. We do not inherit it from the father's side. So this is the unique quality of mitochondrial DNA. So we inherit this from mother's side. There is a reason for that. That why we inherit it only from the mother's side. If this is egg cell, and this is sperm cell, and this is zygote. Hello Shashank. Is video clear at your end? Shashank, Rishabh. So one of the reason, the most important reason that why we inherit mitochondrial DNA only from the mother side, तो मदर के एक सेल में जो भी माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होंगे, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें बस मदर साइड से ही आता है या इनहेरिट होता है। बिकॉज the sperm cell has very few mitochondria. The sperm cell has only 5 to 6 mitochondria,
while this has around 2 lakh mitochondria. This is a very, very small cell compared to this cell. This has 2 lakh mitochondria, and whatever mitochondria this sperm cell has gets destroyed during fertilization. So when it breaks the outer membrane of the egg cell, then these mitochondria are destroyed. So what a sperm cell mainly contributes in the zygote is just the nucleus. So the sperm is containing 23 chromosomes. स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं और एग सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये दोनों 23 क्रोमोसोम्स कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो साइटोप्लाज्म सिर्फ मदर साइड से ही मेनली आता है। पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो ज़ायगोट का है वो कुछ भी नहीं, बस मदर के एग सेल का साइटोप्लाज्म है। And since the mitochondria is present here, so this DNA we will inherit from only mother side. But ये वाला जो DNA है, न्यूक्लियर DNA, आप देख रहे हो कि दोनों पेरेंट्स से आ रहा है यहाँ पे, बट माइटोकॉन्ड्रियल DNA वो सिर्फ इस साइड से आ रहा है, सिर्फ मदर साइड से आ रहा है। सो दैट इज द रीजन। एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राम? समझ आ रही है बात? ओके, ओके, सो आई होप द वीडियो इज ओके ऑन योर एंड। Okay, so other part that you can mention after mitochondria, you can mention Golgi bodies. Golgi bodies को बोलते हैं processing units of the cell. Golgi bodies are known as processing units of cells. Why? Because they are called as processing unit because they process the fats and proteins, and that is needed for these proteins and fats to be moved in and out of the cell. Getting it? So you can write about this Golgi bodies. Golgi bodies are Golgi bodies are processing units of the cell. They are the processing unit of the cell. They help to process. They help to process fats and proteins. They help to process the fats and proteins. They help to process fats and proteins, which could then be moved in and out of the cell. Okay, so this part. Okay, so these are the Golgi bodies that you would have written. Lysosomes. Lysosomes को क्या बोला जाता है popularly?
lysosomes are called as suicide bags of cell. लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है. इज द वीडियो ओके एट योर एंड? So what I can see, there is a little lag, but that happens in live classes. But I think it's fine. Lysosomes are called as suicide bags of the cell. What is the reason? क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं. इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स सेल के किसी भी पार्ट को और एनी पार्ट ऑफ द सेल विच हैज़ बिकम नॉन फंक्शनल और डिसफंक्शनल, इट कैन डाइजेस्ट दैट. डाइजेशन मीन्स it can break that down. So it will break that part of the cell which is no more functional now. So that is the purpose of lysosome. Why we call them as suicide bags? Because we have seen that the membrane if this membrane is somehow accidentally ruptured if this membrane is somehow accidentally ruptured, then the enzyme can digest the whole cell itself. So if this is a lysosome and this gets ruptured, this enzyme can digest or break down the whole cell itself, or it can kill the whole cell itself. So it is called as suicide bag of the cell. Is there a little lag, Shashank? I'll just check the speed. That becomes an issue. Comment is lagging. Video is okay. Comment is lagging. Okay, okay. Okay, I'll get that rectified. But we have understood the issue, but it will take a day time to resolve it. So there is a new person in the class, undefined M, undefined M. Please introduce yourself. Maybe it could be from my technical team also. So we are calling this as the suicide bags because the enzyme can kill the whole cell itself. So that is the role of the lysosome. Next, we can write vacuoles. Vacuoles in animal cells, you will find small and many vacuoles, but you will find vacuoles. Not all animal cells might be containing vacuoles, but most animal cells do. Most animal cells can do or do have vacuoles. So vacuole, what is the role of the vacuole? So vacuoles have a specific role. They can store food, they can store water, or they can even store waste. So it is a storage house basically. So vacuoles are small and many, and they can store food, water, and waste. So animals also in these vacuoles can store even water. So cells when they are in very dilute medium, बहुत dilute medium में होते हैं, तो water ज़्यादा enter करता है cells में, तो ये इन cells इन vacuoles में उसको store कर सकता है. स्टोर करने की टेंडेंसी तब ज़्यादा होती है जब एक्चुअली पानी कम मिल रहा होता है, बिकॉज बॉडी हैज़ टू मेंटेन ऑप्टिमम वाटर लेवल. And since body has to maintain optimum water level,
the vacuole can then store. Some of the vacuoles can store. But the role of the vacuole is not very predominant in animal cell. But in plant cell, the role of the vacuole is very, very dominant. That is what we will see next. बट एक और चीज़ जो एनिमल सेल्स में मिलती है वो भी आप लिख सकते हो, जो कि आपने डायग्राम में शायद ऐसे करके ड्रॉ करा होगा. सो दीज आर सेंट्रोजोम, एक रीजन होता है उसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, बट हमारे लिए इतना काफ़ी है कि सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल्स में. और वन वन एक यूनिक चीज़ ये है सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स का, कि ये सिर्फ एनिमल सेल्स में ही मिलते हैं, ये प्लांट सेल्स में नहीं मिलते हैं. सो दिस यू कैन राइट दैट सेंट्रियोल्स आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स. और इसका रोल सेल डिवीजन में होता है. इट प्लेज अ फैसिलिटेटिंग रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. So centrosome or centrioles, they are found only in animal cells, and they facilitate cell division in animal cells. So these are some parts of the animal cells. So we have covered most of the parts of the animal cells. Now we'll move to next type of cells, that is the plant cell. तो प्लांट भी यूकारियोट है. बोथ यूकारियोट्स में क्या क्या आते हैं ये आपने देखा है कि फंगई भी आता है, फंगई भी है, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं. तो एनिमल का सेल हमने देखा है. प्लांट और फंगई का सेल बहुत सिमिलर होता है, बस एक कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं. अदरवाइज पहले तो प्लांट और फंगाई को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता था, पहले प्लांट और फंगाई को एक साथ ही लिखा जाता था. तो कार्ल लिन्यूस, जो मैंने आपको पहले नाम बताया था, उन्होंने बोला था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप बस प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर सकते हो. तो हमने एक यूकारियोट देखा है. अब ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा यूज़ होता है यूकारियोट्स वाला. तो एनिमल भी यूकारियोट है, प्लांट भी यूकारियोट है. इसका मतलब प्लांट सेल भी बहुत सिमिलर होना चाहिए एनिमल सेल से. तो अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस तो मिलेगा ही, और अंदर के जो और ऑर्गेनल्स हैं वो भी काफ़ी सेम होंगे. बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं दैट वी शुड नो, एंड द क्वेश्चंस आर जनरली मेड ऑन दैट नॉलेज कि प्लांट और एनिमल सेल में स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज क्या डिफरेंसेस हैं. सो विल सी दोज डिफरेंसेस. फर्स्ट, द शेप ऑफ द एनिमल सेल इटसेल्फ इज समवॉट डिफरेंट. इसका शेप ऐसे सर्कुलर जैसा नहीं होता. इसका शेप जनरली रेक्टेंगुलर या स्क्वेरिश आप बोल सकते हो. एंड इसके आउटर लेयर में आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे. इसके आउटर लेयर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलता ही है, जो कि एनिमल सेल्स में भी मिलता है, सेल मेम्ब्रेन. बट एक सेल वॉल भी मिलता है. सो यू गेट द सेल मेम्ब्रेन, but there is an outer additional layer which is called as the cell wall. और ये सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है. So what you can see, first difference that you will see, the shape is little different, the outer covering is different. In the outer covering, not only along with plasma membrane, you get an additional membrane जिसको बोलते हैं सेल वॉल. अब प्लांट सेल में सेंट्रल पोजीशन पे आप आपको न्यूक्लियस बहुत रेयरली दिखेगा. सेंट्रल पोजीशन पे आपको दिखेगा ये जो स्ट्रक्चर है, ये वैक्यूल है. सो सेंट्रल पार्ट में आपको वैक्यूल्स दिखेंगे. न्यूक्लियस जो है वो
पेरीफेरल पोजीशन में मिलेगा। सो दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें वही हैं, क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपको, क्रोमोसोम्स हैं और न्यूक्लियोलस है। सो यू सीइंग क्रोमोसोम्स, sorry, this is nucleolus, and these are chromosomes. क्रोमोसोम्स डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये वैक्यूल हो गया, और जो फ्लूइड है, जो साइटोप्लाज्म है, वो न्यूक्लियस के बाहर वाले रीजन को बोलेंगे। तो ये पोर्शन को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर जो वाटर से बनता है, वो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। बोर्ड विजिबल है सबको? इज द बोर्ड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। सो दिस इज द जेल लाइक मीडियम दैट अलाउज अदर ऑर्गेनल्स टू function in the cell. So this is also very very critical. और क्या चीज़ें हैं जो अलग होती है प्लांट सेल में एनिमल सेल से, वो पहले मार्क आउट कर लेते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर आपको मिलेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड, तो एक प्लास्टिड आपने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये वाला है। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट? इफ यू रिमेंबर, प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं using sunlight. So plants have the capacity to do photosynthesis. But to carry out photosynthesis, it has this particular plastid which is called as the chloroplast. इसके अंदर आपको मिलेगा ग्रीन पिगमेंट, क्लोरो क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस में आइडिया क्या है? बहुत सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को ऐसे प्रोपोर्शन में कंबाइन करना है कि शुगर फॉर्म हो जाए। तो शुगर बन जाता है या ग्लूकोज बन जाता है। ये C6H12, मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और बाई प्रोडक्ट में मिलता है ऑक्सीजन। तो शुगर प्रोड्यूस करते हैं ये बाई फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल will help to carry out this particular process, and this chlorophyll, this green pigment, is present inside the chloroplast, which is one of the plastid. So this is helping in carrying out photosynthesis. इसके वजह से ये ऑटोट्रॉफ है। इसका मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स आर नोन एज heterotroph, that is we depend on others for food. Next plastid that we are seeing is called as chromoplast। क्रोमोप्लास्ट। आप ये वर्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो ये क्रोमो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कलर। तो ये ऐसा प्लास्टिड है जो प्लांट को कलर देता है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कलर दे सकता है। सो व्हेन यू से लीव्स आर येलो कलर, flowers are red in color, tomato is red in color, where is the color coming in the plant? The color is imparted by this chromoplast. So these are the plastids which gives color to different parts of the plant. तो प्लांट में जो कलरिंग है वो इस प्लास्टिड
की वजह से होती है। तो ये क्रोमोप्लास्ट है, जो कि वर्ड क्रोमा से आया है। क्रोमा का मतलब कलर होता है। अब ये वाला जो प्लास्टिड है, ये तीसरा प्लास्टिड जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट, ये इसका मतलब होता है कलरलेस। कलरलेस। तो ल्यूको कम्स फ्रॉम द वर्ड, अगेन ये भी ग्रीक वर्ड है, ल्यूको से आया है। इसका मतलब होता है कलरलेस। तो इसका रोल क्या है? इसका रोल है प्लांट जो भी फूड प्रोड्यूस कर रहा है उसको स्टोर करने का। सो इट विल स्टोर द फूड, और इट कुड स्टोर ग्लूकोज। ग्लूकोज को बहुत सारे ग्लूकोज को कंबाइन कर दें तो कॉम्प्लेक्स शुगर मिल जाएगा या स्टार्च मिल जाएगा, तो फिर उसको स्टोर कर सकता है। सो इट इज स्टोरिंग द फूड दैट इट प्रोड्यूसेस। यहाँ तक क्लियर है आपको कि प्लांट में आपको क्या क्या चीज़ें अलग दिख रही है, इसका शेप अलग दिख रहा है। फिर आउटर में एक सेल वॉल है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता है। वैक्यूल आप देखोगे कि सेंट्रल पोजीशन में है, और वैक्यूल मैच्योर प्लांट सेल्स में एक ही जनरली दिखेगा, और वो भी लार्ज साइज होगा, सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा होगा। सो इन एनिमल cells you have seen that the vacuole is small and many in number. Here the vacuole is large. We will try to understand कि लार्ज होने का रीज़न क्या है, वो भी देखेंगे। और उसके बाद आपने देखा है कि ये प्लास्टिड्स होते हैं एनिमल्स, सॉरी प्लांट सेल में, जो इसको अलग करते हैं प्लांट सेल से। तो कुछ कुछ प्लास्टिड्स, एक प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, या यही फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो देखी हैं, मोस्टली जो डिफरेंसेस हैं वो देखी हैं। बाकी चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। कॉमन क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक सेल है, तो आप फिर ये चीज़ें मार्क आउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, जो कि एक स्मूथ वाला भी मिलेगा, एक रफ वाला भी मिलेगा। तो ये राइबोसोम्स हैं इनके सरफेस पे, और ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आई होप यू रिमेंबर दिस। राइबोसोम्स आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल सकते हैं। तो राइबोसोम्स आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल सकते हैं। फिर आपको माइटोकॉन्ड्रियाज भी मिलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियाज भी हैं। आपको गोल्जी बॉडीज़ भी मिल जाएंगी। और लाइसोसोम्स भी मिल जाएंगे। शशांक, अभी भी वीडियो में लैग है या इट इज़ ओके एट योर एंड? we are we already have an internet connection which is good enough, but it is pointed out by the technical team that I should get a wired internet connection, मतलब LAN वाला कनेक्शन चाहिए। शायद उसके वजह से थोड़ा सा स्पीड का इशू है, बट आज वो बेटर है क्योंकि पीछे से जियो ने भी ठीक करा है, वहाँ पे भी कंप्लेन करा था। सो डन टिल हियर, ये वाला बोर्ड हो गया डन।
हाँ, ज़ूम इंटीग्रेशन चल रहा है। सो ज़ूम इंटीग्रेशन इज़ गोइंग ऑन पैरेलली। वी हैव गॉट द सब्सक्रिप्शन। जो नॉर्मल ज़ूम होता है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, उसमें आपने देखा होगा कि जो लिमिट होता है वो 40 मिनट का ही होता है। तो उसमें मीटिंग्स हो सकती है, छोटी मीटिंग्स हो सकती हैं 40 मिनट की। ऐसे 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लासेस नहीं हो पाती, उसके लिए पेड वर्जन लेना होता है। तो पेड वर्जन लेके फिर हमारा जो ये ऐप है उसमें इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेशन के लिए प्रोसेस किया हुआ है, बट ज़ूम के एंड से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं इंटीग्रेशन में। तो वो इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए था अब तक, बट अभी सैटरडे संडे भी आ गया, रक्षाबंधन आ गई, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन और में ज़ूम इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये क्लासेस हम ज़ूम पे, मतलब ये पोर्टल के थ्रू ज़ूम पे जाएँगे और ज़ूम पे फिर इंटरैक्टिव क्लासेस हो जाएँगी। तो मैं आपको देख सकूँगा और फिर आप चैट चैट सिर्फ़ चैट के थ्रू नहीं, बस नॉर्मल बातचीत भी कर सकते हैं। सो दैट विल बी डन। सो दैट at max it would take 3-4 more days. So I'm hopeful that it will be done by tomorrow, but let's see, it could take a little more time. टेक्निकल चीज़ों में कभी-कभी ऐसी जगह बात फँस जाती है कि समझ ही नहीं आता। एंड मेरे एंड पे अभी ये वीडियोज़ में जो इश्यू आ रहे थे, that was mainly because of upload speed was low from my device. तो फिर मैंने इंटरनेट वालों को बोला है, उन्होंने कंप्लेन रेज़ करा है, उन्होंने अपने एंड से अपलोड स्पीड इंक्रीज़ करा है। सो आई एम एबल टू टेक राउज़ आइज़ की क्लासेस मैं लेता हूँ, बट उनकी क्लासेस उन्होंने जो अपने पोर्टल है वो ज़ूम से इंटीग्रेट करा रखा है। तो ज़ूम पे लो स्पीड पे भी और कम बैंडविड्थ पे भी क्लासेस कंडक्ट हो जाती हैं। दैट इज़ द एडवांटेज of Zoom also. So when we go for Zoom, then we'll not face these issues also. ये बोर्ड हो गया, यहाँ तक समझ गए आप? यहाँ तक समझ गए? ऐसा करते हैं, अब एक टेबल बना लेते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। तो डिस्टिंक्शन किन किन बातों पे कर सकते हैं? पहला तो साइज़ के ऊपर कर सकते हैं। सेल वॉल किस में मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस बात पे कर सकते हैं। फिर प्लास्टिड किस में मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस बात पे भी कर सकते हैं। सेंट्रियोल्स किन टाइप ऑफ सेल्स में मिलेंगे, इस पे भी कर सकते हैं। न्यूक्लियस का लोकेशन, इस बेसिस न्यूक्लियस के लोकेशन पे भी कर सकते हैं। वैक्यूल्स वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर और लोकेशन पे भी कर सकते हैं। तो इन 5-6 चीज़ों से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच। बोथ ऑफ देम आर यूकारियोट्स। तो यूकारियोट्स है तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो है ही, ऑर्गेनल्स भी हैं, बट ऑर्गेनल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस हम यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं। ये फेवरेट एरिया है, बोथ यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज इससे क्वेश्चंस बनाते ही बनाते हैं। तो सेल पे सवाल आएगा तो इस पे वो सवाल पूछते ही पूछते हैं। तो साइज वाइज एनिमल cells are much smaller compared to plant cells. सेल वॉल यहाँ एब्सेंट है, या ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ क्रॉस, यहाँ राइट, यहाँ क्रॉस, यहाँ राइट, यहाँ राइट, यहाँ क्रॉस। न्यूक्लियस का लोकेशन एनिमल सेल्स में सेंट्रल होता है, इनमें पेरीफेरल होता है या साइड में होता है। इसमें वैक्यूल्स स्मॉल एंड मेनी होते हैं और इसमें जनरली वन लार्ज वैक्यूल। डन।
ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल सेंट्रल पोजीशन पे ही क्यों है, उसका इतना क्या इम्पोर्टेंट रोल है कि वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो इसके लिए आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। पहला ये कॉन्सेप्ट कि प्लांट सेल प्लांट ये जो सेल वॉल है, ये तो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन प्लांट्स को सरवाइव करने में एक्सट्रीम कंडीशंस में। बट ऐसा हो सकता है कि जब ये प्लांट सेल बहुत ही डाइल्यूट मीडियम में है या वेट कंडीशन में है, तो वेट कंडीशन में होगा तो पानी ज़्यादा एंटर करेगा सेल्स में। पानी ज़्यादा एंटर करेगा सेल्स में, तो ऐसा हो सकता है कि पूरा सेल ही बर्स्ट कर जाए। एनिमल सेल्स में जब आप ज़्यादा नहा लेते होंगे तो ये रियलाइज़ होता होगा कि आपके स्किन स्किन के सेल्स वैसे स्वोलन हो गए हैं। वाई? क्योंकि ज़्यादा पानी उनमें चला गया है। एनिमल सेल्स में ज़्यादा पानी चला जाए तो सेल बर्स्ट हो सकता है। इस केस में हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए, कि सेल बर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेल वॉल है वो उस प्रोटेक्ट करता है कि सेल बर्स्ट ना करे जब ज़्यादा पानी एंटर कर रहा हो। और ज़्यादा पानी जब एंटर कर रहा है तो बाहर भी प्रेशर ज़्यादा है, तो इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए भी अंदर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अदरवाइज सेल बाहर से ज़्यादा प्रेशर है पानी का और ये सेल है, तो सेल कंप्रेस हो सकता है या सेल का एग्जिस्टेंस ही थ्रेट में आ सकता है। तो सेल्स क्या करते हैं? सेल्स कुछ पानी वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं और ये पानी फिर आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो कि ये जो आउटर प्रेशर है इसको टैकल कर सकता है या इसको टॉलरेट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है। तो वैक्यूल टर्जिडिटी भी मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लांट सेल्स के केस में। या डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। सो that is why this one has a central role in plant cells, so it occupies the central position. Okay, so that has important role, so it occupies the central position. Now let's look at eukaryote multicellular में एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए। वो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स होते हैं और जर्म सेल्स, या इसको बोलते हैं सेक्स सेल्स। सोमैटिक सेल्स को और भी बोलते हैं बॉडी सेल्स। हेलो परितोष, सो इज द वीडियो ओके ऑन योर एंड? साउंड क्वालिटी ओके? तो ये चीज़ें समझते हैं कि यूकारियोट्स में ये सेल्स क्या हैं। We are also eukaryote. Humans are part of animal kingdom only, so we are also eukaryotes. We also have these two broad categories of cell. तो एक टाइप ऑफ सेल्स को बोला जाता है जर्म सेल्स, एक टाइप ऑफ सेल्स को बोलते हैं बॉडी सेल्स और सोमैटिक सेल्स। तो ये जर्म सेल्स कौन से सेल्स हैं? जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट हैं। सो cells present inside in females inside ovaries and in males testes. So these are called as the germ cells. So the germ cells are the ones which are present inside ovaries and testes. इसके अलावा बॉडी में जो भी सेल्स हैं उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स। सो जैसे हमारा स्किन सेल है या नर्व सेल है, बोन सेल है, मसल्स मसल्स हैं, ब्लड है,
हार्ट है, लंग है, लिवर है, all of those would be called as somatic cells और body cells. somatic, ये जो वर्ड है सोमा, सोमा का मतलब बॉडी होता है, तो इसलिए बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स एक ही चीज़ है. सो दिस इज द सोमैटिक सेल. ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी अदर देन द जर्म सेल्स आर द सोमैटिक सेल्स. तो ब्रॉडली हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल हैं, सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स. मेल्स के टेस्टिस के अंदर जो सेल्स हैं उसको बोलेंगे जर्म सेल, और फीमेल्स के ओवरीज के अंदर जो सेल्स है उसको बोलेंगे जर्म सेल्स. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स इनिशियली, लेट्स से ये एक जर्म सेल है, मेल्स के अंदर देखते हैं. तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस इसका मतलब स्पर्म प्रोड्यूस होता है. तो स्पर्म प्रोड्यूस किससे होता है? जो सेल्स टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट हैं, ये वो सेल्स वो फिर डिवाइड होते हैं और फिर ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. और इस सेल में, ये जो जर्म सेल है, इसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम ही होते हैं. So the cells which are present inside the ovaries and the testes, it has 46 chromosomes. But जब ये गैमीट बनाते हैं, इनको बोलेंगे गैमीट. So this is मेल गैमीट सेल, मेल गैमीट सेल. तो इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम्स नहीं मिलेंगे, आधे मिलेंगे. तो इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे. वैसे ही फीमेल्स के जर्म सेल्स को आप लोगे तो ओ, उनका भी यही प्रोसेस होगा, और वो भी एट एंड एग सेल्स बनाएंगे. दैट एग सेल विल बी कॉल्ड एज द गैमीट और द फीमेल गैमीट, एंड द एग सेल would also have 23 chromosomes. So the germ cell inside females will divide eventually to form the egg cells, which will have 23 chromosomes. So these gametes are part of germ cells. तो यदि वेन डायग्राम बनाए, ये यदि जर्म सेल्स हैं, सारे जर्म सेल्स हैं, तो इसके अंदर आपका मेल गैमीट आ जाएगा, इसके अंदर फीमेल गैमीट आ जाएगा. So male gamete and female gamete are part of the germ cells. तो ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जर्म सेल्स डिवाइड होके इवेंचुअली गैमीट बनाएंगे. तो जर्म सेल्स, ये वाले जो जर्म सेल्स हैं जो ओवरीज या टेस्टिस के अंदर मिल रहे हैं, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, बट इवेंचुअली वो गैमीट बनाते हैं. गैमीट में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. पर आप सोमैटिक सेल ले लो, कोई भी सोमैटिक सेल ले लो, आप स्किन ले लो, हेयर ले लो, हम बोन ले लो, हार्ट, लिवर, नर्व्स, उसके अंदर, उस सेल के अंदर जब आप क्रोमोसोम्स देखोगे तो आपको 46 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे. सो दिस लेट्स से इज द स्किन सेल. सो स्किन सेल या आप कोई भी सोमैटिक सेल ले लो बॉडी का, तो उसके अंदर आपको 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे. और वी कैन से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इन सब के लिए एक टर्म कॉइंड है, ऐसे सेल को, ऐसे सेल्स जिसमें क्रोमोसोम्स आपको पेयर में मिलेंगे. व्हेन यू गेट क्रोमोसोम्स इन पेयर, तो हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है. तो पहले सेट में एक क्रोमोसोम फादर साइड से आया है, दूसरे में मदर साइड से आया है. आपने ये वाला एग्जांपल देखा है पहले, 23rd वाला क्रोमोसोम
या तो एक्स एक्स होता है या एक्स वाई होता है। तो ये वाला एक्स फादर साइड से आता है, ये वाला एक्स मदर साइड से आता है। फीमेल मेल के केस में ये वाला वाई जो है ये फादर के साइड से आता है, और ये वाला एक्स मदर के साइड से आता है। वैसे ही ये क्रोमोसोम नंबर 23 हो गया आपका। वैसे ही आपका क्रोमोसोम नंबर 21 भी होगा। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में भी पहला क्रोमोसोम मदर साइड से एक, या एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है। तो वैसे ही आप दूसरे क्रोमोसोम में भी देखे हुए, वैसे ही तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो सारे ही क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में हैं हमारे अंदर। तो ऐसे टाइप के सेल्स को जिसके अंदर क्रोमोसोम्स आपको पेयर्स में मिलते हैं, ऐसे सेल्स को बोला जाता है डाइप्लॉइड सेल्स। डाइप्लॉइड का सिंपली मतलब हुआ, द वर्ड इज कमिंग फ्रॉम डाई। डाई का मतलब पेयर्स में आपको मिल रहे हैं क्रोमोसोम्स। सो क्योंकि क्रोमोसोम्स पेयर में मिल रहे हैं, इनको बोलोगे आप डाइप्लॉइड सेल। आप ये भी देख सकते हो कि सारे सोमैटिक सेल्स डाइप्लॉइड ही होंगे। तो हमारे कोई भी सेल ले लो आप, बॉडी सेल, उसके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स मिलेंगे वो सेट्स में मिलेंगे, और 23 सेट्स मिलेंगे। तो हमारे सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स डाइप्लॉइड नेचर के हैं। पर आप इधर थोड़ा वेरिएशन देखोगे। पहला कि ये वाला जो स्टार्टिंग जर्म सेल है, ये वाला तो डाइप्लॉइड है, क्योंकि इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब 23 पेयर्स हैं। बट ये वाले जो सेल्स हैं, जो गैमीट्स हैं, ये मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, इनको बोलेंगे हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड क्योंकि इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जिन सेल्स में हमें पूरा सेट नहीं मिलता है, हमें बस हाफ सेट मिलता है, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स सेल्स, सारे सेक्स सेल्स, आप ये नहीं बोल सकते हो कि हैप्लॉइड ही होता है। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि सेक्स सेल्स का मतलब होता है एग सेल एंड स्पर्म सेल। नहीं, एग सेल और स्पर्म सेल सेक्स सेल से बनते हैं, जो कि डाइप्लॉइड होते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, जर्म सेल्स डाइप्लॉइड होते हैं इनिशियली, पर वो डिवाइड करके हैप्लॉइड बनते हैं। तो जर्म सेल्स, कुछ जर्म सेल्स डाइप्लॉइड हैं, कुछ जर्म सेल्स हैप्लॉइड हैं। यहाँ तक समझ आ रही है बात? राम, शशांक, अनडिफाइंड, एम, अनडिफाइंड, प्रॉब्ली यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, तो शायद इसलिए आ रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर नहीं आ रहा। Okay, so I hope you have written down the differences between germ cells and the somatic cells. तो सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जर्म सेल्स में 46 होते हैं, बट वो हाफ हो जाते हैं जब वो डिवाइड होते हैं। तो जर्म सेल्स दोनों ही होते हैं, हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड भी होते हैं और हैप्लॉइड भी होते हैं। डन। अब आगे देखते हैं। सेल डिवीजन देख लेते हैं। तो प्रोकारियोट में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कहा कि प्रोकारियोट भी डिवाइड होते हैं, और वो डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस से जिसको बोला जाता है फिजन प्रोसेस। तो प्रोकारियोट बैक्टीरिया जैसे होते हैं, वो फिजन से मल्टीप्लाई करते हैं। बायोलॉजी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम सेम चीज़ ही होती है, क्योंकि एक सेल जो है वो बीच से डिवाइड होता है तो वो दो में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम ही होता है बायोलॉजी में। दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और स्प्लिटिंग, इट मीन्स स्प्लिटिंग। तो इसमें क्या स्प्लिट हो रहा है, तो बेसिक एक डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स से ये एक बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया का शेप कुछ ऐसा दिखेगा आपको।
और बैक्टीरिया के अंदर आपको डीएनए दिख रहा है। बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करता है, इसका मतलब सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ मल्टीप्लाइंग। एंड इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि डीएनए पहले एक कॉपी बनाता है अपनी, इसका मतलब डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है इसके बैक्टीरिया के अंदर, वो भी सेग्रीगेट होने लग जाता है। तो साइटोप्लाज्म भी सेग्रीगेट हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स टू सेग्रीगेट, और आप ये भी देख रहे हो डीएनए पहले डुप्लीकेट करता है, या डीएनए डुप्लीकेट्स, डीएनए ने अपना डुप्लीकेशन कर लिया, डीएनए ने अपना कॉपी बना लिया, और उसके बाद साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट होने लग गया है। अब क्या होता है, सेल में कंस्ट्रक्शन होता है कि पूरा का पूरा सेल इलोंगेट भी होता है और कंस्ट्रक्ट भी होता है। और साइटोप्लाज्म और सेग्रीगेट होता जाता है। और फिर इवेंचुअली ये दो में टूट जाएगा, तो आपको दो डॉटर बैक्टीरियाज मिल गए। इसको बोलेंगे डॉटर सेल्स। ये हो गया हमारा पेरेंट सेल। और ये हो गया डॉटर सेल। क्योंकि एक सेल दो सेल में डिवाइड हुआ है, इसलिए ऐसे टाइप के डिवीजन को बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फिजन इज आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। सो पहले डीएनए अपना कॉपी बनाता है, साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट होता है, उसके बाद सेल कंस्ट्रक्ट होता है और वो स्प्लिट हो जाता है, तो ये डॉटर सेल्स बनते हैं। अब इस प्रोसेस में इस एक यूनिक चीज़ तो ये है कि ये जो डॉटर सेल्स हैं इसका डीएनए, इसका डीएनए और ये जो पेरेंट सेल है इसका डीएनए हाईली सिमिलर होते हैं, या आप बोल सकते हो आइडेंटिकल भी होते हैं। तो इसका मतलब ये जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल्स के क्लोन्स हैं या कॉपी हैं, एग्जैक्ट कॉपी है। तो हम बायोलॉजी में ये टर्म भी यूज करते हैं, क्लोन्स। सो दे आर क्लोन्स ऑफ द पेरेंट, they are clones of the parent. And how they are becoming daughter cells, they are becoming by binary fission, and this is one of asexual methods of reproduction. तो एसेक्सुअल ऑफ मेथड रिप्रोडक्शन होने की वजह से ये जो डॉटर सेल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं पेरेंट सेल से, और दे आर क्लोन्स ऑफ द पेरेंट। इसलिए बैक्टीरिया के केसेस में ये भी बोला जाता है कि बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, बैक्टीरिया आर इमॉर्टल। So they just transmit the same DNA to the daughter cells, so they do not die. We, you will see that we are not clones. We are not clones क्योंकि हम जो हैं, जो जाइगोट जो बनता है वो दो पेरेंट से आते हैं। तो वी आर कॉल्ड एज हाइब्रिड्स, वी आर नॉट क्लोन्स। तो हम हाइब्रिड हैं क्योंकि हमारे अंदर दो पेरेंट्स के फीचर्स हैं। So we form hybrids. We are not clones of either of our parents. We have traits or characteristics of both the parents. But in case of asexual methods of reproduction, the offspring that is obtained is 100% clone. तो आपके लिए एक होमवर्क ये भी है
कि अदर एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या-क्या होते हैं, वो भी आप ढूँढ सकते हो। अब यूकार्योट्स में सेल डिवीज़न देख लेते हैं। अब ये जो सेल डिवीज़न है, ये 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मेयोसिस। अब इसमें हमें बहुत डिटेल में नहीं जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बीपीएससी ने आज तक कभी फाइनर डिटेलिंग में नहीं पूछा है। इनफैक्ट यूपीएससी ने भी फाइनर डिटेल्स पे क्वेश्चन नहीं फ्रेम करा है। तो हमें ब्रॉडली पता होना चाहिए, बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें इसका आइडिया होना चाहिए। तो माइटोसिस और मेयोसिस, पहले तो ये समझते हैं कि इन इस केस में होता क्या है, एंड में क्या होता है कि आपने कोई भी सेल लिया है, लेट्स से ह्यूमन सेल लिया है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और ये इसको बोल लेते हैं पेरेंट सेल। तो ये डिवाइड करता है और ये भी बीच में 4 स्टेप्स होते हैं, जो कि अभी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, उसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। जो 4 स्टेप्स हैं, आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा तो आप पढ़ सकते हो। प्रोफेज़ होता है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलियोफेज़। इस 4 फेजेस के बाद एंड में हमें 2 सेल्स मिलते हैं। तो ये एक सेल 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं और आप देखोगे कि इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो माइटोसिस में ये होता है कि एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में एंड ये दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, जो कि पेरेंट सेल के बराबर होते हैं। तो ये होता है माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि आप एक सेल से शुरू करते हो 46 क्रोमोसोम्स और बीच में 8 स्टेप्स होते हैं। 8 स्टेप्स मतलब ये जो आपने लिखा है ना, प्रोफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलियोफेज 1 और फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलियोफेज 2। इसके बाद एंड में हमें 4 सेल्स मिलते हैं। और इन 4 सेल्स में क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। तो इसमें ये फिर भी रिलेटिवली सिंपलर है कंपेयर टू मेयोसिस, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कब कम इन्वॉल्व हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में मेंटेन्ड हैं। सो इस टाइप के सेल डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन, इसको इक्वेशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स इज सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। तो इसका नंबर ऑफ सेल से लिंकेज नहीं है, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल से लिंकेज है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स आर सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल, सो इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल। इसी लॉजिक से इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल देखने के लिए आपको नंबर ऑफ सेल्स पे नहीं जाना है, नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज ही हो रहे हैं, बट आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखना है कि ये पेरेंट सेल है और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं। ये पेरेंट सेल्स हैं और ये डॉटर सेल्स हैं। तो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन।
तो ये आपको कौन से टाइप ऑफ सेल्स में मिलेगा? हमारा स्किन सेल यदि डैमेज हो जाए, कभी पेपर कट लग जाता है या कुछ खरोच लग जाता है, तो बाहर से तो सेल आता नहीं है। जो नेबरिंग स्किन सेल है, वही ये प्रोसेस फॉलो करता है। ये प्रोसेस फॉलो करके और सेल्स डेवलप करता है या सेल्स जनरेट करता है, और फिर ये सेल्स उस वुंड को हील करते हैं। तो इसका मतलब सोमैटिक सेल्स जो है हमारे बॉडी के, वो तो माइटोसिस फॉलो करते हैं। तो सोमैटिक सेल्स तो माइटोसिस फॉलो करेंगे। अब ये वाला जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन आप कहाँ देखोगे? मियोसिस जो सेल डिवीजन है, ये आप देखोगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम होता है। इसका मतलब कुछ जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स जब वो गैमीट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो कन्वर्ट मियोसिस के प्रोसेस से होते हैं। तो आपने जो देखा है कि जर्म सेल्स एग सेल्स बना रहे हैं या स्पर्म सेल्स बना रहे हैं, वो मियोसिस के थ्रू बनाते हैं। तो मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो मियोसिस में जर्म सेल्स में ही हो सकता है। तो मियोसिस जो है, जो रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस हमारे बॉडी सेल्स में नहीं होता है। मियोसिस सिर्फ हमारे जर्म सेल्स में हो सकता है। सो मियोसिस इज लिमिटेड ओनली टू जर्म सेल्स। हाउएवर माइटोसिस, माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स में तो होता ही है, बट माइटोसिस जर्म सेल्स में भी होता है। माइटोसिस जर्म सेल्स में कब होता है और क्यों होता है? माइटोसिस जर्म सेल्स में होने का भी एक सिंपल रीज़न है कि जब हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आते हैं या प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो जो नंबर ऑफ जर्म सेल्स हैं हमारे टेस्टिस के अंदर या ओवरीज के अंदर, उसके नंबर को भी इंक्रीज होना है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस चाहिए ही। तो जर्म सेल्स का नंबर जब आप छोटे थे, जब आप बड़े हो गए, तो सेम तो नहीं है। तो जर्म सेल्स इंक्रीज हुए हैं। तो जर्म सेल्स कैसे इंक्रीज हुए हैं? जिसका क्रोमोसोम नंबर 46 है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 वाले कैसे इंक्रीज हुए होंगे? दैट इज बाय माइटोसिस ओनली। इसका मतलब जो जर्म सेल्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो भी अंडरगो करते हैं माइटोसिस। और कुछ कुछ सेल्स, जो जर्म सेल्स हमारे टेस्टिस या ओवरीज में डैमेज हो जाएं, तो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी कुछ जो नेबरिंग जर्म सेल्स हैं, वो माइटोसिस के थ्रू वो नंबर को मेंटेन करेंगे। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होगा। माइटोसिस दोनों टाइप ऑफ सेल में होते हैं। दैट इज माइटोसिस विल अकर इन बोथ सोमैटिक cells and in germ cells. However, you can say that the process of meiosis will occur only in germ cells. Meiosis somatic cells में नहीं होते। अब इसका पर्पस क्या है? माइटोसिस का पर्पस हमारे लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। इस पर्पस को सर्व करने में हेल्प करता है हमें। हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जब हम पहले सेल होते हैं या जाइगोट बनता है, जाइगोट से और 8 सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो सारे वो नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, किस प्रोसेस से इंक्रीज हो रहे हैं? वो माइटोसिस से इंक्रीज हो रहे हैं। फिर जो द चाइल्ड बिकम्स एडल्ट, तो वो भी फिर हमारा सारा बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी माइटोसिस ही हो रहा है। मेयोसिस का एक ही पर्पस है। मेयोसिस का पर्पस है गैमीट प्रोडक्शन। गैमीट प्रोडक्शन फॉर रिप्रोडक्शन। गैमीट प्रोड्यूस होगा, एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे, तो ही हमारा रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। बिकॉज वी रिप्रोड्यूस थ्रू ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो मेयोसिस का बहुत स्पेसिफिक पर्पस है, इसीलिए ये बहुत यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि गैमीट प्रोडक्शन करता है, एंड दैट दोज गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। सो
ये वाला प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए है, ये वाला जो सेल डिवीजन प्रोसेस है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है। यहाँ तक क्लियर है? राम, शशांक, ऋषभ, ऋषभ आई गेस इज ऑफलाइन, परितोष, ये माइटोसिस मियोसिस बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है आपको? बेसिक डिफरेंसेस ही याद रखने हैं आपको। चैट्स में डिले है शायद, सो दैट इज व्हाट यू मेंशन। Okay, when I'm typing, so it's coming as a student only. Done. Okay, what we'll do, we'll move to next part. So in chat mode, it is always difficult to understand. अब जेनेटिक्स देख लेते हैं। जेनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। जेनेटिक मटेरियल का मतलब हुआ डीएनए। सो in DNA there is not only genes but there are other parts also. Okay, so just to clarify, okay, I'll take that image. इस पिक्चर में पहले ब्रॉडली चीज़ें समझते हैं, उसके बाद फाइनर पॉइंट्स देखेंगे और ड्रॉ भी कर लेंगे और लिख भी लेंगे। व्हाट यू कैन सी हियर कि ये एक सेल है। सेल के अंदर आप न्यूक्लियस देख रहे हो और न्यूक्लियस को जब आप मैग्नीफाई करोगे तो उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स दिखेंगे। ह्यूमंस के अंदर ऐसे आपको 46 क्रोमोसोम्स दिखेंगे। तो ये एक क्रोमोसोम देख रहे हो आप, और क्रोमोसोम को जब आप और क्लोजली देखोगे तो ये देखोगे कि क्रोमोसोम ऐसे जो बचपन में आपने देखा होगा धागे का स्पूल ऑफ थ्रेड जो होता था, बद्दी जो देखते हो, कि वो क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, बस उसके ऊपर थ्रेड है जो वाउंडेड है। और इस थ्रेड को आप जब ऐसे अनवाइंड करते हो और खोल के देखते हो तो ये देखते हो कि ये छोटे स्ट्रक्चर्स, ऐसे छोटे ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के ऊपर इनको बांधा गया है और फिर ये सारे ट्यूब्स को
फिर ऐसे पैक करके ऐसे स्ट्रक्चर में डाला गया है। और इसको जब आप फर्दर मैग्नीफाई करते हो, अब हम फोकस कर रहे हैं इस धागे पे या इस स्ट्रिंग पे। तो इस स्ट्रिंग को आप जब मैग्नीफाई करते हो और इस स्ट्रिंग के अंदर जब देखना शुरू करते हैं, तो ये देखते हैं कि स्ट्रिंग ऐसा सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, वो स्ट्रिंग में 2 लेयर हैं या 2 स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में ऐसे ना एक दूसरे से क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग भी आपको दिखेगा कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो ऐसे आपस में एक एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो कि आप ये देख रहे होगे कि येलो और पर्पल है, ब्लू और रेड है, येलो पर्पल है, ब्लू रेड। ये ये रॉड्स के जैसे काम कर रहे हैं, जो इनको अटैच करके रख रहे हैं। तो अब फिर से देखते हैं, अब ये रॉड को भी जब आप मैग्नीफाई करोगे, इस रॉड के अंदर भी देखना चाहेंगे, तो ये रॉड बेसिकली कुछ बेसेस हैं, इनको बोलते हैं नाइट्रोजन बेसेस। तो ये जो पर्पल वाला यहाँ जो देख रहे हो, तो वो एक पर्पल एक केमिकल है, एक नाइट्रोजन बेस है। इस नाइट्रोजन बेस को बोला जा रहा है थाइमीन। और आप ये देख रहे हो कि ये थाइमीन येलो के साथ बॉन्डिंग कर रखा है। तो ये वाला जो येलो वाला केमिकल है, इसको बोलते हैं एडेनाइन। तो आप ये देखोगे कि हमेशा ये आपस में ही बॉन्डिंग बनाएँगे। ये येलो वाला पर्पल के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा। तो आप इस पूरे इमेज में देखो, आप जहाँ पे भी देखोगे, तो ये देखोगे कि येलो के साथ पर्पल है, इधर पर्पल है तो इधर येलो है तो इधर पर्पल है, बट येलो और पर्पल ही है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रैंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू सम नाइट्रोजन बेसेस। और एक नाइट्रोजन बेस से कनेक्टेड नहीं, इस तरफ से एक नाइट्रोजन बेस आ रहा है तो दूसरी तरफ से भी एक नाइट्रोजन बेस आ रहा है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो बॉन्ड देख रहे हो आप, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये ऐसे बीच में कुछ बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये थाइमीन और ये एडेनाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो आप देख रहे हो अलग अलग कर रहे हैं, तो आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो कि जहाँ जुड़ रहे हैं वहाँ एक बॉन्ड है, वो एक फेविकॉल जैसा है दो जो दोनों को चिपका के रखा हुआ है। तो वैसे ही आप देखोगे कि ये वाला भी वैसे ही रूल फॉलो कर रहा है कि ये इधर एक नाइट्रोजन बेस है और ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है, तो रेड के साथ येलो ये हमेशा एक साथ दिखेंगे। तो आप देखोगे कि ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग के अंदर एक्चुअली 2 स्ट्रिंग जैसा आप इमेजिन कर सकते हो, और ये दोनों स्ट्रिंग को स्ट्रैंड्स बोलेंगे, और ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है यूजिंग सम केमिकल्स। तो ये जो नाइट्रोजन्स हैं, नाइट्रोजन बेसेस हैं, वो इसको बांध के ऐसे रख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रिंग देख रहे हो आप, ये स्ट्रिंग ही डीएनए है। ये पूरा का पूरा लंबा स्ट्रिंग, ये हमारा डीएनए है। तो इस डीएनए में आप एक पोर्शन देख रहे हो जिसको बोल रहे हैं, ये वाला पोर्शन आप देख रहे होगे, जीन। जीन काफ़ी पॉपुलर टर्म है, जीन हम लोग हमेशा सुनते आते हैं, तो जीन तो सुना होगा आपने। पर आप क्या देख रहे हो, जीन और डीएनए में क्या लिंक है, जीन डीएनए क्रोमोसोम में क्या लिंकेज है या क्या ऑर्डर है। इस डायग्राम से आप क्या समझ सकते हो कि जीन डीएनए क्रोमोसोम क्या तीनों एक ही चीज़ें हैं या तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप इस डायग्राम से ये देख सकते हो कि तीनों एक ही चीज़ है, बट इनका स्केल अलग है। ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो डीएनए है। पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है ये डीएनए है। अब ये डीएनए को बहुत टाइटली पर पैक कर देते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको बोल रहे हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में है क्या? क्रोमोसोम में स्ट्रिंग ही तो है, जो डीएनए ही तो है, बट इट इज़ टाइटली पैकेज्ड डीएनए, और इट इज़ हाउसिंग ऑफ द डीएनए। तो ये क्रोमोसोम को आप खोलोगे तो आपको डीएनए मिलेगा। क्रोमोसोम ये डीएनए किस पे
पैक किया गया है, तो ये छोटे-छोटे ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स को बोल रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन ट्यूब्स हैं छोटे-छोटे, जिसके ऊपर इनको वाइंड किया गया है और फिर इनको ऐसे पैक किया गया है ताकि वो स्पेस ज़्यादा ना ले। इनको कंडेंस किया गया है ताकि वो स्पेस ज़्यादा ना ले। बट जब इसको मैग्नीफाई करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना है और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कुछ नाइट्रोजन बेसेस हैं, एटीसीजी। ये टर्म ज़्यादा पॉपुलर है, या आप बस ये एटीसीजी ही खाली याद रख लो, तो इससे भी काम हो जाता है कि हमारे डीएनए में एटीसीजीज़ हैं। अब एटीसीजीज़ आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे इस वाले को मैं ऐसे सिंप्लीफाइड वर्ज़न में ड्रॉ कर लूँ, तो एक लैडर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ए से शुरू किया, फिर टी है, सी है, जी है, फिर ए कुछ, फिर कोई एक अरेंजमेंट ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा ना कि एक स्ट्रिंग बन जाता है ज़ीरोज़ और 1 का, वैसे। तो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोरेज है, डेटा प्रोसेसिंग है, वो कैसे होता है? कंप्यूटर बस एक ही भाषा जानता है, ज़ीरोज़ और 1 की भाषा जानता है। तो कंप्यूटर में सारी कोडिंग ज़ीरोज़ और 1 से होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स है, उसकी कोडिंग का मैकेनिज़्म ये एटीसीजीज़ हैं। तो ज़ीरोज़ और 1 यूज़ करके हम इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये 4 चीज़ें यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है। अब ये एटीसीजी का अरेंजमेंट रैंडम हो सकता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स में डीएनए होते हैं, बट डिफरेंट वो क्यों हैं? वो डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर के जो डीएनए हैं, उसके अंदर के डीएनए में जो अरेंजमेंट है, वो अलग होगा। कि एटीसीजीज़ का जो पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न ही अलग होगा। तो ये कोडिंग मैकेनिज़्म है बेसिकली। डीएनए क्या है? कोड है। ये लंबा कोड कैरी कर रहा है, एक स्ट्रिंग ऑफ कोड कैरी कर रहा है। अब इसमें एक पोर्शन आप देख रहे हो जिसको जीन बोला जा रहा है। तो ये जीन पार्ट क्या है? तो आप हमेशा डीएनए को इमेजिन करना है, तो आप हमेशा ऐसे इमेजिन करो कि एक लॉन्ग स्ट्रिंग है और उसके बीच में या कुछ-कुछ ऐसे छोटे-छोटे सेक्शंस हैं जो कि जीन्स बोले जा रहे हैं। अब ये जीन का नाम अलग क्यों है डीएनए से? डीएनए का पार्ट है जीन। Gene is a smaller segment of a DNA or it is a part of the DNA, but it is the functional part of DNA. इसको बोलते हैं फंक्शनल पार्ट या कोडिंग पार्ट। इसको बोलते हैं कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए और फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। कोडिंग पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर जीन कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो ये जो जीन आप यहाँ देख रहे हो सकता है ये आपके आई कलर के लिए कोड कर रहा होगा। फिर आप थोड़ी दूर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक और जीन दिख रहा होगा। ये हो सकता है ये आपके हाइट के लिए या कलर के लिए कोड कर रहा होगा। थोड़ी दूर में आपको एक और जीन मिल जाएगा, तो ये हो सकता है आपके ब्लड ग्रुप के लिए कोड कर रहा है। अब इसके बीच में, इस जीन से लेके इस जीन के बीच में ऐसा हो सकता है कि ये एटीसीजीज़ तो हैं, ये कोडिंग तो है, बट वो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है। मतलब कोड है, 0-1 है, बट वो कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टोर नहीं कर रहा है कुछ भी। तो एटीसीजीज़ हैं बट इन्फॉर्मेशन के लिए कोड नहीं कर रहा है। तो ये वाले पार्ट को बोलेंगे हम, जो कि किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग पार्ट। ये भी बना एटीसीजी से ही है, बट ये नॉन कोडिंग है क्योंकि इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं है। साइंटिस्ट पहले इसको बोलते थे जंक डीएनए, कि ये बेकार वाला डीएनए है, इसका कोई काम नहीं है, तो ये जंक डीएनए है। बट अब मेडिकल कम्युनिटी और फ्रेटर्निटी ये भी फाइंड आउट करते जा रही है धीरे धीरे कि ये जंक डीएनए या नॉन कोडिंग पार्ट का भी कुछ फंक्शन होता है, इसलिए ये हमारे बॉडी में है। प्रॉब्ली ये मेडिकल साइंसेस की लिमिटेशन है कि हम उसका फंक्शन नहीं जान पा रहे हैं। तो डीएनए आप हमेशा ऐसे इमेजिन करना है आपको कि एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, उस लॉन्ग स्ट्रिंग में पैचेस हैं, ये पैचेस इंफॉर्मेशन के लिए कोड कर रहे हैं और बीच में जो पैचेस हैं और बीच में जो ये पोर्शंस है उसको बोलेंगे बोलेंगे नॉन कोडिंग पोर्शंस और द जंक डीएनए पार्ट। सो
when you say genetic material, it does not only mean genes, it means also the non coding part. तो आपका डीएनए दोनों चीज़ों से बना है, डीएनए में कोडिंग पार्ट भी है, डीएनए में नॉन कोडिंग पार्ट भी है। तो जीन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए बोलते हैं, ये वाला नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए बोलते हैं। और इन सबको जब आप कंबाइन कर देते हो और इसको पैक कर देते हो ऐसे प्रोटीन्स में जो कि ट्यूब लाइक प्रोटीन्स हैं, तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। और इस इमेज में आपने देखा है एक क्रोमोसोम, हमारे अंदर ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये इमेज में ये एक्चुअली ये क्रोमोसोम यहाँ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आप नॉर्मली देखोगे तो ये अलग अलग ऐसे ऐसे होंगे। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 सेट 1 देखोगे, क्रोमोसोम सेट 1 देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। एक पर्टिकुलर फेज ऑफ सेल डिवीजन में ये ऐसा होता है कि ये वाले क्रोमोसोम 1 जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो फूल के जैसे ये भी ऐसे खुलते हैं, मतलब या वो अपने आप डुप्लीकेट करते हैं। तो ये वाला एक एक ऊपर का आम यहाँ जोड़ लेता है, एक नीचे का आम यहाँ जोड़ लेता है, ये इधर का आम ऐसे जोड़ लेता है, ये इधर का आम ऐसे जोड़ लेता है, फिर ये बीच से डिवाइड हो जाते हैं। बट ये एक फेज़ में होता है, ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये बताना है कि जनरली ऐसा नहीं दिखेगा, आपको बस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। गेटिंग द आइडिया? तो अभी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कल डीएनए के बारे में लिखेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन बेसेस के बारे में और लिखेंगे और समझेंगे। और फिर डीएनए को कंपेयर करेंगे, डीएनए के रूल्स और इनहेरिटेंसेस देखेंगे, जीन्स जीन्स के भी वेरिएंट होते हैं। जैसे ये हो गया आपका आई कलर का जीन, तो आप अपने पेरेंट से मान लो ब्लू आई कलर जीन इनहेरिट करते हो, तो हो सकता है फादर साइड से आपके में ब्लू आई कलर का जीन आया, मदर साइड से आपके में ब्राउन आई कलर का जीन आया है। तो जीन तो दोनों सेम ही है, जीन तो दोनों आई कलर का ही है, बट दोनों अलग अलग कोड कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों सेम जीन हैं, पर वो अपने में वेरिएंट्स हैं। तो एक ही जीन के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपके अंदर ब्लू आई कलर का भी जीन है और आपके अंदर ब्राउन आई कलर का भी जीन है। तो आपका आई कलर एक्चुअली में क्या होगा? एक आँख ब्लू होगा, एक आँख ब्राउन होगा, या एक पार्ट आपका आँख का एक हाफ ब्राउन होगा, एक पार्ट ब्लू होगा, या ऊपर वाला हाफ ब्राउन होगा, नीचे वाला हाफ ब्लू होगा। तो हम ऐसा ऑब्ज़र्व तो नहीं करते हैं कि एक आँख ब्लू है, एक आँख ब्राउन है, एक ही आई कलर होता है। तो जीन के 2 वेरिएंट्स आप में आए हैं, बट आपका आई कलर एक ही है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? इसको समझने के लिए डीएनए और अलील्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबे बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कल करते हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ आई?